हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। माय नेम इज इंदु शर्मा। सो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से कंप्लीट किया, राइट। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। होता क्या है कि अगर हम स्टडी करते हैं, डेप्थ में कोई चैप्टर पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारा जो चैप्टर है वो और अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो कुछ क्वेश्चन है वो आज हम देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। ऑफ कोर्स मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मैंने बताया था कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे थ्री सेक्टर को एक्सप्लोइट किया गया था। फर्स्ट था इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। फर्स्ट था इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर, सेकंड था इंडस्ट्रियल सेक्टर और थर्ड था फॉरेन ट्रेड। इन तीन सेक्टर्स को एक्सप्लोइट किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और इस इन तीन सेक्टर्स के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, आपको डिटेल में मैंने पढ़ाया है। आप मेरे प्रीवियस जो वीडियोस हैं, मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं और वहां से जाके आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हमारी इकोनॉमी डेवलप तो ऑफ कोर्स नहीं थी, ठीक है। जिस तरीके से एक्सप्लोरेशन किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी अंडर डेवलप थी, ऑफ कोर्स थी। स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट मतलब जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती जा रही थी, ठीक है। प्रोडक्शन आउटपुट जो था वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा था। इकोनॉमी धीरे धीरे और नीचे जाती जा रही थी, तो स्टैग्नेंट थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैंड होल्डिंग्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वॉर। लैंड होल्डिंग क्या थी? ऑफ कोर्स मैंने पढ़ाया था कि जो एग्रीकल्चर थे, जो फार्मर्स थे, वो बहुत परेशान होते थे क्योंकि उनके पास छोटे छोटे टुकड़ों में जो थी वो लैंड हुआ करती थी। एक लैंड अगर पूरब है तो एक लैंड पश्चिम है, एक लैंड कहीं और है, एक लैंड कहीं और है, ऐसे करके जो टुकड़े थे, लैंड के जो टुकड़े थे वो बटे हुए थे। तो इस वजह से जो हमारे जो फार्मर्स थे वो अच्छा सा प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम अपने से कंपैरिजन करें, अगर हम आज के सिनेरियो से कंपेयर करें, सपोज दैट हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, राइट। अगर हमारे पास कैपिटल ही बहुत स्मॉल अमाउंट में हो, छोटे छोटे भागों में बटी हो, थोड़ी 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 कैपिटल हो, तो हम कोई भी एक जो बड़े लेवल पे कुछ भी जो प्लानिंग कर रहे हैं वो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सेम एज फार्मर की सिचुएशन थी। उनके पास लैंड तो थी बट वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग पोर्शन में अलग अलग एरियाज में वो बटी हुई थी, इसलिए जो प्रोडक्शन लेवल था वो अच्छे से नहीं हो पाता था। तो हम बोल सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो लैंड होल्डिंग थी वो क्या थी? फ्रेगमेंटेड थी, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर बटी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी मूव। The farming in which crops are provided to provide for the basic needs of the family is called। ठीक है, जो फार्मिंग क्रॉप्स होते थे, प्रोड्यूस करते थे, जो प्रोडक्शन करते थे, वो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए बोल करते थे, तो हम इसको हम क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। जो अपने लिए किया जाता था, क्योंकि इतना लैंड नहीं होता था, इतना प्रोडक्शन नहीं होता था, और जो लैंड होल्डिंग यानी कि जमींदारी सिस्टम होता था, तो वो क्या करते थे? अपना ही हक जताते थे। तो फार्मिंग सिर्फ हो ही इतनी पाती थी कि वो सिर्फ अपना ही गुजारा कर सके, ना कि किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए वो कर सके। इसलिए जो इस तरीके की जो फार्मिंग होती थी उसको हम बोलते हैं सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं? सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसका मतलब होता है कि जो भी प्रोड्यूस किया जाता था वो अपनी बेसिक नीड्स के लिए किया जाता था। इसमें बहुत छोटे अमाउंट में सरप्लस होता था मार्केटिंग के लिए, ठीक है। और सारा जो होता था वो सिर्फ अपने बेसिक पर्पस के लिए क्या किया जाता था? यूज किया जाता था। और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर क्या होता है? जो कॉमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि अपने सेल्फ कंजम्पशन से किसमें कन्वर्ट हो जाए? कल्टीवेशन फॉर दी मार्केट, मार्केट के लिए जो कन्वर्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, राइट। और स्टैग्नेंट मैंने अभी बताया कि बहुत छोटा अमाउंट, यानी कि कोई भी स्कोप नहीं होना, इनकम में कोई भी ग्रोथ नहीं होना और धीरे धीरे प्रोडक्शन डाउन हो जाना, इसको बोलते हैं हम स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट वाज कॉज्ड व्हाई। डिके किसके द्वारा किया गया था? हैंडीक्राफ्ट को कौन ने एक्सप्लॉइट किया गया था और किस वजह से किया गया था? वो है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, ब्रिटिश टैरिफ पॉलिसी, कंपटीशन फ्रॉम मैनमेड मशीन, न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड, ऑल ऑफ दीज ऑफ कोर्स। हैंडीक्राफ्ट में ये 4 रीजंस ही थे कि टैरिफ पॉलिसी लगा दी गई थी, तो यानी कि जो हैंडीक्राफ्ट है वो यहाँ से हम कर ही नहीं पाते थे। क्या नहीं कर पाते थे? एक्सपोर्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि ड्यूटी फ्री कर दिया गया था, और इम्पोर्ट है वो भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया था। तो जो रॉ मटेरियल होता था, जो फॉरेनर से, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती थी? रॉ मटेरियल हमारे देश से लेती थी और फिनिश गुड्स को भी
भी हमारे ही देश में बेचती थी, यानी कि दोनों ही मार्केट वो हमारे इंडिया में ही करती थी अपने बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। तो जो हैंडीक्राफ्ट है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, क्योंकि तब उस पर टैरिफ लगाया गया, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट क्या होने लगे, महंगे होने लगे। तो जो लोग थे यानी कि इंडियन लोग थे वो क्या हैंडीक्राफ्ट को नहीं खरीदते थे, वो क्या करते थे मशीन मेड प्रोडक्ट यानी कि ब्रिटिश प्रोडक्ट को खरीदते थे। तो इस वजह से जो हैंडीक्राफ्ट है वो इन सारे रीजंस की वजह से क्या होने लगा, खत्म होने लगा, यानी कि डिके होने लगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस कैनल वाज ओपन इन, ये कब ओपन हुआ था स्विस कैनल, ये हुआ था 18 अगस्त 1869 में। ये एक इंटरनेशनल नेविगेशन कैनल है, ये क्या है, एक इंटरनेशनल नेविगेशन कैनल है, इसको ओपन किया गया था 18 अगस्त 1869। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वाज नेट एक्सपोर्टर ऑफ, ठीक है, इंडिया का जो नेट एक्सपोर्टर था वो क्या था और कब था ये, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम इसको बोल सकते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो प्राइमरी प्रोडक्ट था वो तो क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड था, क्या था, एग्रीकल्चर बेस्ड था। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री इतनी डेवलप हुआ नहीं करती थी, क्योंकि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। कैपिटल गुड्स हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जो नेट एक्सपोर्टर था वो क्या होता था, रॉ मटेरियल का होता था, किसका होता था, रॉ मटेरियल का। और ये होता था एक्सपोर्ट, और इंपोर्ट हम किसका करते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाती थी और उसको जब अपनी गुड्स को कन्वर्ट करती थी फिनिश गुड्स में, तो उसको इंपोर्ट करती थी कहाँ पर, इंडिया में। तो यानी कि अपनी मार्केट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में क्या किया, लार्ज किया, और रॉ मटेरियल को लेने के यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट किया। तो ऑफकोर्स क्या किया, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उनको डाउन किया, हमारी जो इंडियन मार्केट है उसको डाउन किया, राइट। तो रॉ मटेरियल किस बेस पे किया गया, प्राइमरी प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे। 72% हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से ही रॉ मटेरियल तैयार होता था, जैसे जूट हो गया, ठीक है, और भी जो ये टी हो गया आपका, ठीक है, मशीन मेड के लिए जो कॉटन होते थे वो हो गया आपका, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती थी वो क्या होती थी, रॉ मटेरियल होती थी, और इंडिया जो था वो नेट एक्सपोर्टर था, किसका, प्राइमरी प्रोडक्ट का। High infant mortality is sign of extreme poverty, poor health care, both A and B. High infant mortality किसका है, extreme poverty of course, and poor health care of course, यानी कि according to this question option C is correct answer. Next question. Gender base in the society on the eve of independence was indicated by. अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज दिया होता तो ऑफकोर्स हम ये लिखते मॉर्टलिटी रेट, लिटरेसी रेट, डेथ रेट, ओके। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑल ऑफ दी दिया ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम इसमें क्या लिखेंगे, लिटरेसी रेट। और जो जेंडर वाइज क्या होता है वो एक अनफेयर डिफरेंस बताता है, किसके बीच में, एक अनफेयर डिफरेंस होता है मेल एंड फीमेल के बीच में, राइट। क्या होता है, एक अनफेयर डिफरेंस होता है मेल एंड फीमेल के बीच में। और ये ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो जेंडर बेस था वो इंडिकेट करता था लिटरेसी रेट को। तो लिटरेसी रेट यानी कि इन 1951 में जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, मेल का था 27.2% एंड फीमेल का था 8.9%, राइट। ये कब था, इन 1951 में। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इन 1947 ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, 16%, राइट। कितना था, 16%। बट अकॉर्डिंग टू डेटा 2022, यानी कि जो सबसे अच्छा स्टेट जो लिटरेट है, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है वो कौन सा है, केरला। और सबसे कम जो है वो है कौन सा, बिहार, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस इससे भी बनते हैं कि लिटरेसी रेट कितने परसेंटेज था, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितने परसेंटेज था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें
इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। एक पॉइंट और, अगर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज दे रखा था, अगर यहाँ पे इसकी जगह ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन दिया होता तो जेंडर बेस में हम ऑल ऑफ दी अबव टिक करके आते, ठीक है। बट यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव नहीं दे रखा, तो हम जेंडर बेस में लिटरेसी रेट को डिनोट करके आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग colonial period India's demographic profile showed high birth rate, high death rate, high infant mortality rate, all of these. Of course जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी ड्यूरिंग colonial पीरियड, वो दोनों चीज, इन सारी चीजों को क्या करती थी, मेंशन करती थी, क्योंकि हमारे पास अच्छी सर्विसेज नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो बर्थ रेट भी अच्छा खासा होता था क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ये भी हमारा खूब अच्छा खासा था। डेथ रेट की बात करें तो ऑफ कोर्स हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, लोगों के घर से बहुत दूर दूर हॉस्पिटल हुआ करते थे और हॉस्पिटल इतने ज्यादा नहीं होते थे, तो हम बोल सकते हैं कि जो डेथ रेट है वो भी हमारा बहुत ज्यादा हाई था। और नेक्स्ट आता है हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। ऑफ कोर्स क्या होता था कि जो बच्चे जन्म लेते थे उनकी मतलब 1 साल तक भी नहीं पहुंच पाते थे, बिफोर 1 ईयर वो क्या हो जाते थे, डाई हो जाते, मर जाते थे। बिफोर 1 ईयर जो बच्चे होते थे वो क्या हो जाते थे, डाइड, मर जाते थे। तो ये भी चीज बहुत थी डेमोग्राफिक प्रोफाइल में, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट आंसर। Next question, on the eve of independence, bulk of the population was engaged in. ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थी वो किस में एंगेज थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी। क्या थी, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी। 72% पॉपुलेशन जो थी वो एंगेज थी एग्रीकल्चर में, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, प्राइमरी सोर्स, ये हमारा प्राइमरी सोर्स हुआ करता था, ठीक है। और इससे हम क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल का, ठीक है। किससे करते थे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से, और इंपोर्ट करते थे हम फिनिश्ड गुड्स का, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे। ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं होता था, माइनिंग सेक्टर भी बहुत कम था, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत कम था। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, तो हम इस सेक्टर को हमने क्रॉस करके हम प्राइमरी से डायरेक्ट हम टर्सरी पे आए, यानी कि सर्विस सेक्टर पे आए, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पे आए, ठीक है। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत अच्छा खासा था, और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे होने की वजह से हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक है, उससे हम डायरेक्ट मूव हो पाए। क्यों, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में आता है हमारा जितनी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, रियल एस्टेट जितने भी है हमारे, रियल एस्टेट्स हैं, कंस्ट्रक्शन है, इस चीज का जो पार्ट है वो सारे सब आते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। और इसका जो परसेंटेज है वो कितना था, 10.1%, ठीक है, किसका, सेकेंडरी सेक्टर का। और प्राइमरी सेक्टर का मैंने बताया 72.7%, और जो टर्सरी सेक्टर है यानी कि सर्विस सेक्टर है, इसका था 17.2%। यानी कि सीधे हमने जंप किया एग्रीकल्चर सेक्टर से टर्सरी सेक्टर में। टर्सरी सेक्टर में जितनी भी सर्विसेज आती हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारी चीजें आती हैं। और जो सर्विस सेक्टर है यानी कि सर्विसेज है वो सबसे ज्यादा हमारी आज के समय में, हमारी जो सर्विसेज है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट जंप किया किसमें, प्राइमरी से टर्सरी सेक्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस, नॉट बिफोर इंडिपेंडेंस और नॉट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको करवाए हैं, और ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है। इसके अंदर से भी कुछ कुछ क्वेश्चन, कुछ कुछ डेटाबेस, कुछ कुछ अभी के जो करंट सिनेरियो से कंपैरिजन क्वेश्चन ये बन के आते हैं। ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपके 11th 12th स्टैंडर्ड बेस पे भी और ग्रेजुएशन बेस पे भी ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक दिस questions, and if you like, so please do subscribe my channel, share more and more. Thank you guys, thank you so much.